ब्रेक इन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। ऐसा क्यों कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले संबोधन में जीत के बाद, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इस बार बीजेपी की जीत की सारथी महिलाएं हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि 70 साल में कोई पार्टी रिपीट करके आई हो, और साथ ही 1950 कोई मुख्यमंत्री रिपीट करके आया हो। 1985 के बाद से कोई पार्टी, बीजेपी यानी कि कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में फिर से रिपीट करके आई हो। ये क्यों मुमकिन हो पाया? क्योंकि आधी आबादी की बात करें तो इस बार महिलाओं ने अच्छा खासा योगदान अपना दिया है। वोट में अगर हम बात करें, ये वोट में तब्दील भी हुआ, और कहा जाता है कि 3 सालों को अगर उठा के देखें, 2007, 2012, 2017 में, तो महिलाओं ने जिसको सहयोग दिया वही सत्ता पर आया है, और इस बार बीजेपी को महिला ने सहयोग दिया है। क्या ऐसी योजनाएं रही हैं कि महिलाओं ने अच्छी खासी बढ़ चढ़कर वोट किया? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और उससे पहले, चर्चा पे जाने से पहले, ये खास रिपोर्ट भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की गद्दी पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई है। ये रहा बीजेपी के लिए आसान नहीं थी, क्योंकि इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार सत्ता तक पहुंचने में नाकाम रहा था। लेकिन इस बार बीजेपी की रणनीति रंग लाई, और मोदी योगी की जोड़ी ने यूपी की राजनीति में असंभव को संभव कर दिखाया। बीजेपी की इस प्रचंड जीत के पीछे कई फैक्टर हैं। चुनाव से पहले बीजेपी की राह में कई मुश्किलें थी। किसान नाराज बताए जा रहे थे, सहयोगी दल पाला बदल रहे थे, लेकिन इन सब के बीच चुनाव में बीजेपी को आधी आबादी यानी महिलाओं का जोरदार साथ मिला है। यूपी में बीजेपी की शानदार जीत, आधी आबादी ने निभाया साथ। बीजेपी के लिए महिलाएं वरदान। यूपी का किला फतेह करने के बाद अपने पहले संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान है। आधी आबादी ने आगे आकर बीजेपी के लिए वोट किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकास के कार्यक्रमों को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया, और साथ ही साथ गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसका परिणाम जनता जनार्दन ने जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति को पूरी तरह तिलांजलि देते हुए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ विजय प्राप्त कराई है। बीजेपी को पहले ही भरोसा था कि महिलाएं बीजेपी का साथ जरूर देंगी, क्योंकि आज के दौर में सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं ने उठाया है। उत्तर प्रदेश में जो भी कल्याणकारी योजनाएं आई हैं, उसके लाभार्थी 80 से 90% महिलाएं हैं। दरअसल इस चुनाव में बीजेपी का राशन, प्रशासन और महिलाओं पर दाव एकदम सटीक बैठा है, क्योंकि राशन और प्रशासन का सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट महिलाओं पर पड़ा है, और यही वजह रही कि महिलाओं ने बीजेपी के साथ जाना पसंद किया। महिलाओं को एहसास कराया गया कि इस सरकार ने माहौल में बदलाव लाया है। ऐसे में महिलाओं के लिए घर से बाहर तक बीजेपी ने एक लकीर खींच दी, जिसमें राशन और प्रशासन अहम स्थान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो राह आसान नहीं थी, राह को आसान बनाया आधी आबादी, जिसको आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने। महिलाओं को इस बार तवज्जो क्यों दिया गया? जो जातिवाद की राजनीति करते थे, उनका भ्रम भी टूट गया कि अगर आप अब जातिवाद की राजनीति करेंगे तो साहब थोड़ा बचकर, क्योंकि महिलाओं के लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर महिलाएं आपसे ना खुश हुई तो आप सत्ता से बाहर भी हो सकते हैं। इस बार 2022 में दिखा भी दिया महिलाओं ने, और इससे पहले 2007, 2012 और 2017 में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया था और सत्ता पे काबिज करने के लिए पूरा रोल अपना निभाया था। फिलहाल चर्चा पर चलते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन करा देते हैं क्या करके। अल्पना वाजपेयी हमारे साथ, प्रवक्ता पीएसपीएल से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही आरिफ महमूद जी है हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता आरएलडी से हमारे साथ है। मनोज पांडे थोड़ी देर में राजनीतिक विशेषज्ञ हमें ज्वाइन करेंगे। अमृता हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास चलती हूँ अमृता जी।
बहुत सारी योजनाएं आप लेके आए, कन्या सुमंगला योजना, साथ ही गैस सिलेंडर, आवास दिया, शौचालय दिया, फिर उसके बाद सामूहिक विवाह का भी बात कर रहे हैं, पेंशन भी, अब साथ ही जो आंगनबाड़ी, जो आशा बहुएं थी, उन्होंने, उनका जो मानदेय था जो उनको मिलता था सहायिका का, वो भी आपने बढ़ाए। तो योजनाओं के जरिए ही आपने महिलाओं को साधने में आप सफल हुए या कुछ और भी प्लानिंग है? देखिए श्रुति जी, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार से पहले सबसे ज्यादा शिकायतें यही होती थी कि महिला सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित नहीं है। अपनी बहन बेटियों को बाहर भेजते हुए डर लगता था, ये लगता था कि भाई 7 बजे तक घर वापस आ जाए, पता नहीं क्या हो। तो उसे देखते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही योगी जी बने, उन्होंने सबसे पहले मातृशक्ति को सुरक्षा कवच दिया, उनके सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन के लिए अभियान चलाए। उसको देखते हुए, क्योंकि सबसे पहले सबसे जरूरी यही होता है कि अगर हमारे हिंदू परंपरा में कि हमारी बहन बेटी अगर सुरक्षित है तो सब कुछ सुरक्षित है। तो बाकी चीजें सब सेकेंडरी मान के हम लोग चले और सारी योजनाएं। और आप ये देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने लाल किले से अगर वो शौचालय की बात करते हैं कि वो बहुत बड़ी बात होती है, विपक्ष ने उनका मजाक उड़ाया कि बताओ इन्हें और कुछ बोलने के लिए नहीं मिला, ये शौचालय की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन उसी शौचालय से उन्होंने अपनी बहन बेटी की इज्जत को देखा कि हमारी बहन बेटी जब बाहर जाती है तो उनको कितनी नजरें नीचे करनी पड़ती है, कितनी परेशानियां होती हैं। उसको समझना हर एक आदमी के बस की बात नहीं है। तो जब बहनों ने ये देखा कि एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, वो हमारी छोटी छोटी चीजों को देख रहे हैं, चाहे वो सैनिटरी पैड की सुविधा पहुंचाना, चाहे वो उनके लिए उज्ज्वला गैस मुहैया कराना। छोटी से छोटी उज्ज्वला गैस के लिए तर्क क्या था हमारे प्रधानमंत्री का कि भाई मेरी बहनें वो गरीब परिवेश से आए थे कि उन्होंने यही कहा कि जब चूल्हे पे रोटी बनाती है धुआं लगता है आंखों में, और जब अंदर जाता है तो टीबी की बीमारी बहुत महिलाओं को हो जाती थी, और वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। वो अपने परिवार में भी नहीं बताती थी क्योंकि उनको लगता था कि बाकी खर्चे निकल जाएं घर के, उसके बाद अपने स्वास्थ्य की तरफ देखेंगे। तो ये सब चीजें बहुत बड़ी, कहने के लिए बहुत छोटी लगती है, लेकिन उनके मायने बहुत बड़े थे जिसे लोग समझ नहीं पाए। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री ने उसको समझा और वो सबको सुविधाएं मुहैया कराई। तो उसी से आज सभी औरतें, हम अपनी जीत का उन महिलाओं को ही श्रेय देते हैं कि जिनको हमारे माननीय योगी जी ने सुरक्षा कवच दिया। उन्होंने उस चीज को माना, उन्होंने ये माना कि हाँ हमारे साथ हमारे भाई खड़े हुए हैं, हमारे साथ अब कोई भी मतलब जो दिक्कतें थी उसको योजनाओं के उसको योजनाओं ने रूप ले लिया। ठीक है प्रियंका गुप्ता, बात आपने इस बार तो आपने हैट्रिक लगा दी। सब जहां किसान की बात कर रहे थे, जहां पाले बदल रहे थे, उस पर फोकस था, किसान पे ज्यादा फोकस था। कहा जाता कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसान इस बार भूचाल मचा देगा, लेकिन आप वुमेन फैक्टर पे काम की, 40% टिकट आपने वुमेन्स को दे दिया, महिलाओं को दे दिया, लेकिन उसके बाद भी जीत वो नहीं हासिल हो पाई। तो महिलाओं का भरोसा आप जीत नहीं पाए, फिर आगे कैसे प्लानिंग प्लॉट करेंगे 2024 के लिए अगर हम बात करें? देखिए, जनता का जो जनादेश होता है वो सर माथे होता है। जनता ने अगर हमें नहीं चुना तो हो सकता है हमारे काम और हमारे जो मैसेज हम जो देना चाह रहे थे जनता को, उसमें हो सकता है कि वो वहां तक हम नहीं पहुंच पाए जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था। परंतु अगर राजनीति की बात करी जाए तो प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं के लिए जो स्टैंड लिया है, जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की है, वो कभी भी गलत नहीं थी और वो आगे चलकर ये बात जनता तक पहुंचेगी और जनता इसको स्वीकारेगी भी। क्योंकि तो महिलाओं की अगर किसी ने बात करी तो सिर्फ प्रियंका गांधी जी ने की। क्योंकि और अगर आप खाद्य की बात कर रही थी, जो राशन की बात कर रही थी, मैं कहना चाहूंगी कि जो खाद्य सुरक्षा बिल है वो कांग्रेस लेकर आई। कांग्रेस के पास एक विजन है। कांग्रेस रोजगार के लिए मनरेगा लेकर आई, जो गरीबों के लिए था, जो उन वर्कर्स के लिए था जिनके पास काम नहीं था। कांग्रेस लोगों को आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना के थ्रू पहले से देती चली आई है और 25 मिलियन से ज्यादा लोगों को उसका लाभ भी हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति भी थे, अनुसूचित जनजाति भी थे और माइनॉरिटीज भी थे, और उसके साथ में उसमें गरीबी रेखा के नीचे के लोग भी थे। तो ये योजनाएं चलती चली आ रही हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी अपना विजन दिखा पाए। परंतु मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आज जनता को अगर ये लाभ मिल रहा है तो ये विजन
और ये सोच कांग्रेस पार्टी की है, जिसको सिर्फ आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती चली आ रही है। और रही बात मुद्दों की, तो जिस सोच की आप बात कर रही हैं और जिस फैक्टर की बात कर रही हैं, वो फैक्टर कमाल नहीं दिखा पाया, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई ना महिलाएं, क्योंकि काम तो आपने भी बहुत मैं किया। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर देखिए, अगर 99 लोगों को नहीं समझ में आया, 1% लोगों को समझ में आया है, तो हम 1% लोगों की बात करते रहेंगे। हम उन 1% लोगों के हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे, जिसमें चाहे वो हाथरस की बच्ची हो, चाहे वो लखीमपुर का केस हो। तो जब भी जरूरत होगी, एक विपक्ष की भूमिका में हम पूरी तरह से निर्वहन करेंगे और हमेशा न्याय के लिए एक बुलंद आवाज बनकर उत्तर प्रदेश के लोगों के हित की बात करते चले आएंगे। ठीक है। और मैं सिर्फ ये भी कहना चाहूंगी कि हमें रोजगार की भी बात करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, कम से कम महिलाओं के रोजगार की बात की जाए, क्योंकि अगर जनता ने आपको दोबारा बहुमत दिया है तो आप उसे टेकन एज ए ग्रांटेड ना लें, बल्कि महिलाओं को स्वावलंबी और उनके आत्मसम्मान के लिए उन्हें रोजगार भी दें। बिल्कुल अल्पना जी, और इसके लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। मैं आपके पास लौटती हूँ प्रियंका जी। अल्पना जी, देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, लेकिन महिलाओं की प्रगति के लिए क्या काम किया आपने? महिलाओं के फैक्टर को ही आपने नकार दिया। मैंने तो जहां तक देखा इस पूरे चुनावी मंच में भी महिलाओं की आपने बात कहीं की ही नहीं। सिक्योरिटी की भी बात नहीं की ना, आगे आप आएंगे तो आपने सरकार में आप क्या करेंगे, स्कूटी और पैसे और लैपटॉप देने से महिलाएं नहीं आएंगी ना। देखिए मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और शुरू से ही हम लोग एक संगठन के तौर पे काम भी कर रहे थे, ये सभी लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी ने आज भाजपा जिन चीज़ों का डंका पीट रही है, वो सारी की सारी योजनाएं समाजवादी पार्टी ही लाई थी, पूर्व की सरकारें लाई थी। चाहे वो 1090 हो, चाहे वो 108 एम्बुलेंस के तहत महिलाओं को सुविधा देने की बात हो, चाहे विद्या कन्या धन योजना रही हो, या सामूहिक विवाह जैसी चीजें रही हो। तो सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया, उसके सहयोगी संगठनों ने पूर्व में किया है। ये अलग बात है कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आई और क्यों आई, कैसे आई, इस पे अगर हम लोग बहस करेंगे तो वो बहस बहुत लंबी हो जाएगी। किस तरह से ईवीएम की मशीनों से खिलवाड़ किया गया है, किस तरह से लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन चूंकि अब जनता जनार्दन है और उसने सत्ता में उनको भेजा है, तो हम यही चाहेंगे कि अब हम देखेंगे कि जो महिलाओं के दम पे जो लोग ये कहते थे कि 50% आबादी का कोई रोल नहीं है, जब उस आबादी ने अपना रोल निभाया तो ये भाजपा सत्ता में उन्हें कितनी भागीदारी देती है। क्या वो 2-4 महिलाओं को मंत्री पद देकर इतश्री कर लेती है, या आने वाले समय में वो 50% जो महिलाएं हैं हमारी, उन्हें 50% स्थान भी देती है। जहां तक रही बात, अब ये जनता समझ नहीं पाई कि 400 का गैस का सिलेंडर 1000 में आपने भेजा, आपने जो है गर्भधारित महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी, उनको बहुत दूर दूर चुनाव में ड्यूटी पे भी भेजा था, लेकिन ये चीजें महिलाओं को कैसे नहीं समझ में आई। तो कहीं ना कहीं शायद पूरी तरह से वो बात नहीं पहुंच रही, लेकिन हमने 125 सीटों पर चुनाव लड़ा है और जीता है, तो निश्चित तौर पर हम अपनी बात कहने में कामयाब रहे हैं। निश्चित तौर पर हम विपक्ष की एक सक्रिय भूमिका में भी हैं और हम आने वाले दिनों में जो कमियां रह गई हैं उन्हें हम साबित भी करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये जनता की लड़ाई थी, ये भाजपा की जीत नहीं है। ये शायद कहीं कोई ऐसी चीज रह गई होगी जो जनता समझ नहीं पाई है। आज हमारे हाथ में रोजगार नहीं है। आप भाजपा जब भरे है कि जनता सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन आज भी आए दिन आप देखती है कि महिलाओं की चेन स्नैचिंग होती है, महिलाएं घरों के भीतर मार दी जाती हैं। महिलाओं के साथ कोरोना के समय महिलाओं ने डेड बॉडी खींची है, हम सब लोग जानते हैं किस तरीके से क्या हालात थे, ये हम लोग सब जानते हैं। लेकिन कैसे जनता ने इन चीजों को सर माथे पे न रख के दूसरी चीजों को चुना, ये जनता के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं। लेकिन आने वाले समय में हम लोग अपनी बात को समझाएंगे और हम आधे से ज्यादा समझाने में कामयाब भी रहे। अगर आज हम विपक्ष में मजबूती से आए हैं तो निश्चित तौर पर महिलाओं ने भी हमारी बात को समझा है। जहां जहां समाजवादी पार्टी जीती है वहां पे महिलाओं ने पूरा का पूरा उन्हें साथ दिया। और इस बात को पुनः दोहराते हुए कि महिलाओं के लिए चाहे 1090 हो, चाहे 108 एम्बुलेंस की सुविधा हो, चाहे कन्या विद्या धन रहा हो, जितनी भी योजनाएं लागू की गई है उस पर समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ में बढ़ चढ़ कर काम किया था और आज भी वो उसी काम के लिए तत्पर है। और आने वाले समय में भी हम लोग नौकरियों में भी उन्हें स्थान देंगे और आगे सक्रिय भूमिका में भी उन्हें लाने का। अभी बहुत सारे सवालों के साथ मैं आ भी रही हूँ आप लोगों के पास। आरिफ जी समझना चाहेंगे, देखिए कहा जाता है कि किसान आंदोलन, मैंने पहले ही बोला कि गेम चेंजर की तरह साबित हो सकता है। हमने दिल्ली में भी देखा कि औरतें जब बाहर आई, औरतें जब अपने घरों से खाना राशन लेकर आई और उन्होंने कहा कि आदमियों को क्योंकि खेती चल रही है तो उनको काम करने दिया जाए, लेकिन आंदोलन के लिए हम आगे आएंगे। लेकिन यहाँ से पश्चिमी से भी
पश्चिम की भी बात करें तो बीजेपी ने अच्छी खासी सीटें निकाली हैं और वो हैरानी की बात है, और बढ़ चढ़कर महिलाओं ने हिस्सा भी लिया है। जी देखिए मैडम, ये बात कह देना तो समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सारी महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और महिलाओं के ही वोट से भारतीय जनता पार्टी 275 सीटों पर आई, जबकि महिलाओं के लिए हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने उन्होंने नौकरियों में आरक्षण के लिए ये कहा कि महिलाओं को हम 50% हम महिलाओं को नौकरी हम देंगे। और गठबंधन में माननीय अखिलेश जी भी महिलाओं को लेकर के चल रहे थे और ये गठबंधन जो है महिलाओं के प्रति शुरू से ही ये था कि महिलाओं को हम ताकत देंगे, महिलाओं को हम सब कुछ करेंगे। आप देखिए हाथरस के मामले में हमारे नेता खड़े हुए, जयंत चौधरी जी खड़े हुए, उन्होंने लाठियां खाई, आवाज़ उठाई, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर कितनी थू-थू हुई। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं अपने को सुरक्षित नहीं समझ रही थी। ये आज तक एक सवाल, ये 275 सीट की जीत के बाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर ये सवाल जो है ये हवा में कैसे गूंज रहा है, इस पर भी आप कुछ विचार करें। आप देखें कि आखिर क्यों आज ये उंगली उठ रही है। ईवीएम जगह जगह पकड़ी जा रही थी, जहाँ जहाँ क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन किसानों ने वोट दिया होगा जो कर्मचारी पेंशन बहाली की बात कर रहे थे और जहां से उनको सुविधा मिलने वाली थी, क्या उस गठबंधन को उन कर्मचारियों ने वोट नहीं दिया पेंशन बहाली के लिए? जो नौकरी कर रहे थे उनके माता पिता ने भी उस गठबंधन को वोट दिया कि भाई जहाँ से हमारे लड़कों को जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें सुविधा मिलेगी, पेंशन उनको बहाल होगी। तो ये सब समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से, जब ये बैलेट पेपर जब खुला शुरुआती दौर में, तो आप देखिए 103 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बैलेट ही पेपर पे आगे चली गई साहब। क्या गठबंधन, ये कर्मचारियों ने वोट नहीं दिया गठबंधन को? ये एक सवाल पूरी तरह से गूंज रहा है। ठीक है, आज इनको पूर्ण बहुमत मिल चुका है, ये अपनी पीठ थपथपा ले, मगर एक मुद्दा आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं का, नौजवानों का, अभी आपने देखा था कि नौजवान जो हैं बैठे अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं। अभी परसों ही रिजल्ट आया है, दो तीन दिन पहले रिजल्ट आया है और ये नौजवान फिर सड़क पर निकल आए हैं। क्या इन नौजवानों ने उनको वोट दिया कि आपने मुझे पहले लाठियां दी, आपने हमको गालियां दे करके भगाया, सारी चीज़ आपने हमारे साथ किया, और आज इनको वोट दे देंगे और फिर कल निकल करके बाहर बैठ जाएंगे? वो इन्वेस्टिगेशन का चुनाव आयोग से आप इसकी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम वुमेन फैक्टर पे काम करें कि वुमेन फैक्टर पे कैसे मोदी योगी का मैजिक चल के आया, बीजेपी का मैजिक कैसे चल के आया और ये मैजिक आपको क्यों नहीं मिल पाया? सवाल यहाँ पर ये है। और जबकि आप कह रहे हैं कि आप लोग ने बात की है, तो वो भरोसा आपने नहीं जीत पाया, क्योंकि अगर हम 2012 की बात करें तो 2012 में 31% वोट आपके खाते में गई थी महिलाओं की। 2017 की बात करें घट गई, 23% आ गई। तो ये घट रहे हैं रेशियो सर, उस पर भी तो चिंता होनी चाहिए ना कि रेशियो कैसे घट रहे हैं। मैडम देखिए, फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि एक सवाल बहुत तेज़ी से ये उठ रहा है कि आज महिलाओं का परसेंटेज इनके लिए जो आप बढ़ा बता रहे हैं, आज ये लखीमपुर में इतनी बड़ी वारदात किसानों के साथ हो गई, वहां से आप 7 के 7 सीटें आप जीत गए। ये कहां से आप जीत गए, कैसे जीत गए? ईवीएम की मशीनें जगह जगह पकड़ी जा रही हैं, ट्रकें पकड़ी जा रही हैं, और हमने तो उस वक्त भी डिबेट पर ये बात उठाई थी कि जो मशीनें पकड़ी गई हैं उन मशीनों को आप एक एक्सपर्ट बुला करके ऑपरेट करके उसमें देखिए और बटन दबाइए कि उसमें किसका, ये कमल का फूल निकल रहा है या ममता बनर्जी के पार्टी का चुनाव चिन्ह निकल रहा। इस पर न तो चुनाव आयोग गंभीर हुआ, न बनारस के डीएम साहब हुए, न वहाँ के कमिश्नर हुए, न वहाँ के एसएसपी हुए। आखिर कोई चीज़ें जब इस तरीके की आपकी आ रही है तो उसका स्पष्टीकरण जनता के बीच में आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपने, चुनाव आयोग भी इस पर खामोश रहा। चुनाव आयोग ने क्या किया, वहाँ पर एडीएम को हटा दिया और उन्होंने कहा दूसरे को वहाँ पर रख दिया। ये कोई बात नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि आज आप जिस परसेंटेज की बात कर रही हैं, आप जो किसानों की बात कर रही हैं कि किसानों ने भी वोट दिया, वहाँ पर विपक्ष का नहीं चला। आप ये बताइए, क्या विपक्ष में इतनी भीड़ आ रही थी, विपक्ष में लोग सुनने के लिए तैयार थे, गठबंधन में लोग खड़े हुए थे, क्या उन लोगों ने वोट नहीं दिया है? ये वोट दिया है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साम दान दंड भेद करके आज ये 275 सीटें लेकर के जनता के बीच में आई है। ठीक है, मैं इनको बधाई देता हूं, मगर 2024 हमारे सामने है। हमारा मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है, हम उसी मुद्दे को लेकर के 2024 में भी अमृता जी, सामने आएंगे। ईवीएम का सवाल चुनाव से पहले, चुनाव होने के बाद, जीत हासिल करने के बाद भी नहीं छोड़ रहा है। 2-3 सवाल बहुत अहम है। आपने काम आधी आबादी के लिए कर दिया, आप स्मार्ट सिटी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट वुमेन के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं। आपने सारथी बता दिया, लेकिन उस सारथी के उत्थान के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट आज भी कहती है कि महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं वो कम नहीं हो रहा है। आज भी 1 मिनट में, 5 मिनट में एक रेप आज भी होते हैं, आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। 10-90 जैसे काम आपने नहीं किए हैं।
तो ये इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए श्रुति जी, आप जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हमसे पहले वाली सरकार में तो रिपोर्ट लिखी ही नहीं जाती थी। आप उस चीज को भी मानना चाहिए आपको। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो पूरा प्रदेश जानता है कि किस लिए जाना जाता था। गुंडा राज, दंगे, आतंकवादी गतिविधियों के लिए जाना जाता था। हमारे कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, इनके में 350 दंगे हुए थे। तो एक जनता बहुत समझदार है। लेकिन आप कह रहे हो कि महिलाओं को स्मार्ट नहीं बना रहे हैं। आपकी उस बात का जवाब आपके ही तो कार्यकाल में अमृता जी उन्नाव वाला केस हुआ है, आपके कार्यकाल में हाथरस वाला भी केस हुआ है। वो बहुत दुखद था। हाँ। उसको हम भी मानते हैं, इस तरह का केस नहीं होना चाहिए था और उसकी बाकायदा जांच चल रही है। बाकी रही बात, आपने कहा कि हम महिलाओं को स्मार्ट नहीं लेकिन सर, लेकिन ये बताइए एक चीज बताइए अल्पना जी कि आप ये कैसे बताएंगे, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट कहती है उस रिपोर्ट के लिए आप क्या प्लानिंग तैयार कर रही हैं, या रिपोर्ट आगे चल के ना आए इस तरह की, वो उस पर क्या काम कर रही हैं? आगे बिल्कुल आप ये आने वाले 5 साल में आप जमीन आसमान का फर्क देखेंगे। क्योंकि देखिए इतना बुरा हाल था, उसको ठीक करते करते टाइम लगा। लेकिन आपने जो अभी स्मार्ट वुमेन की बात की, आप एक बताइए कि हम स्मार्ट वुमेन कहाँ से शुरू होगी? घर से। घरेलू हिंसा से आप शुरू करेंगे उसको। जो घरेलू में हिंसा होती है उनके साथ में, उसके लिए फास्ट कोर्ट बनाए गए। घर में जो उनका राशन कार्ड है, लेकिन राशन कार्ड उनके नाम से बनाए गए। उससे भी तो वो सबल हुई। एक पुरुष रोज अपनी पत्नी को पीटता था, बात बात पे कह देता था बाहर निकलो। आज महिलाएं गर्व से जब उस घर की मालिक महिला हो गई है, तो वो गर्व से उस घर में रह सकती है। उसको किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको बाहर खड़ा कर दे। इस तरह के छोटे छोटे काम हमारी सरकार में बहुत हैं। जो इतने मकान बने हैं, जिनको सिर पे छत मिली है, 2-2.5 लाख रुपए जो मिले हैं, छत मिली है, वो महिलाओं के नाम से मिली है। तो उसमें भी तो महिला सशक्तिकरण हुआ। सिर्फ कहने से महिला का सशक्तिकरण नहीं होगा कि हमने राजनीति में हम उनको स्थान दे रहे हैं। राजनीति में आज भी सबसे ज्यादा संगठन में हमारी ही पार्टी में महिलाएं हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है अल्पना जी, सवाल देखिए यहाँ पर विपक्ष की तरफ से ये भी आया है कि अब ये देखना होगा कि आप अपने मंत्रिमंडल में कितनी महिलाओं को भागीदारी देती हैं। 33% आरक्षण की बात हुई, तो साथ ही विधानसभा और संसद में महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, समितियों और आयोग में महिलाओं की भागीदारी को भी तो तय करने का फैसला आपके ऊपर होगा। वो सब होगा। हमारी सरकार सब कुछ हमारा, देखिए हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने कार्य करते हैं। हमारी सरकार में जो हमारी सरकार अच्छा समझेगी, जिसको जिस कार्य के पात्र समझेगी, उसको वो कार्य मिलेगा। लेकिन हम ग्रास रूट से महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। अब मैं अल्पना जी, देखिए मुझे गेस्ट के पास जाना, लेकिन एक अहम सवाल मेरा है ये। मैं पिछले 6 महीने से राजधानी लखनऊ में पानी की टंकी जो 125 फीट ऊंची है, 6 महीने से सर्दी गर्मी बरसात, शिखा पाल जैसी एक अभ्यर्थी जो 69,000 में जिनको आउट कर दिया गया और जो 6 महीने में क्रमागत भर्तियां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई थी पूरी करने के लिए, 6 महीने में इसी राजधानी लखनऊ में एससीईआरटी के सामने 125 फीट की पानी की टंकी पर वो महिला बैठी हुई थी। ना आपका कोई अधिकारी, ना आपके कोई मंत्री, ना सांसद, कोई भी उस महिला से सुध-बुध लेने नहीं गया। ये हालात है जमीनी हकीकत की। आप बात कर रही हैं कि उज्ज्वला योजना की, मैम एक बार ही आपने गैस सिलेंडर दिया है, महंगाई इतनी बढ़ा दी कि उसके बाद गैस सिलेंडर लोगों के झोपड़ियों में अलग रखे हुए हैं, भरवाने के लिए पैसे नहीं हैं। हकीकत तो यहाँ पर ये। शौचालय की आप बात कर रही हैं, जाके ग्राउंड रियलिटी देखिए तो शौचालय की हालत किस प्रकार है। और आज भी महिलाएं क्या वाकई शौचालय में जाती हैं या पहले जिस तरह जाती थी वो उसी तरह जाती हैं? रियलिटी तो आज यहाँ पर ये है। कहने के लिए आप भले कह दीजिए कि कागजी में आप काम कर रही हैं। अमृता जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपकी बात से समर्थन नहीं करती हूँ। मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूँ और हम लोगों ने हर एक गांव में घूम घूम के देखा है। देखिए, आप योजनाएं, अभी मेरी बहन बता रही थी कि हमारी सरकार ने भी बनाई, लेकिन हमारी सरकार में जितनी योजनाएं बनी उनका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हुआ। हम लोगों ने उसको जाके देखा, सबने उसको सत्यापित किया कि हाँ ये जिनके जो पात्र हैं उन तक पहुंच रही है। इस बात को हमने सुनिश्चित किया। कांग्रेस की तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 100 रुपए भेजता हूं तो पात्र तक जाते जाते 20 रुपए पहुंचते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने सबके खाते खुलवाए और जितने 1000 रुपए भेजे तो 1000 जिसके पास जाने थे वहां तक पहुंचे। हर अपने कार्यकर्ता हमारे सब सुनिश्चित करते हैं कि
जो पात्र है, जिसको ये मिलना चाहिए, वहां तक वो योजना पहुंचे। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे सिर्फ कागजों पे है, कागजों पे नहीं, जमीन पे हमारा कार्य दिखता है। और बहुत तभी कम हमें किया वोट है। मिला है। मैं प्रियंका जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि ये जो आप अल्पना जी कह रही हैं ये ग्राउंड रियलिटी हमारे सामने आई है और तभी हम आपको बता रहे हैं। आप इस पे इत्तेफाक रखती है नहीं रखती है वो आपका सब्जेक्ट ऑफ कोर्स है। प्रियंका जी क्योंकि आज आप संस्था में बैठी हम अपना प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर स्कीम में बांट रही है, उसका आधार है, आधार कार्ड कौन लेकर आए? जब आप विरोध कर रहे थे आधार कार्ड याद होगा आपको। मैं दूसरी बात ये पूछना चाहती हूँ कि आप महिलाओं के रोजगार पर कब बात करेंगे, तब उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की बात करेंगे, क्योंकि अब आपको सिर्फ एक वोटर आवश्यकता को देखना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप में एप्लीकेशन में कम हुई है। कोई ऐसा नहीं कह सकते कि आपको पिछली बार से ज्यादा बहुमत दे गया, तो आपको भी एक बार सोचने की जरूरत पड़ेगी कि महिलाओं को सिर्फ वोटर की तरह देखना बंद करें, आप उनके लिए काम करें, उनकी जो बेरोजगारी की मात्रा अल्पना जी यहाँ पर बिल्कुल समझना जरूरी है। देखिए प्रियंका जी ने बात बिल्कुल सही कही है, यहाँ पर समझना ये भी जरूरी है कि आप एक महिला को वोटर के रूप में नहीं दे सकते हैं। अब ट्रेंड क्या चल जाएगा कि महिलाओं को भी वोटर, जैसे अभी तक दलितों के लिए ओबीसी के लिए काम किया जाता, उनके फैक्टर पे काम किया जाए कि कैसे जाति को अपने पाले में घसीट लिया जाए। अब वुमेन पे, अब महिलाओं का भी एक फैक्टर हो गया कि अब उनको अपने पाले में कैसे लिया जाए। अब क्या मुफ्त हम उनको ऐसे चीजें फेंकें जिसके लालच में फंस के वो हमारे पाले में आ जाए, तो ये काम नहीं चलेगा। आपको अपलिफ्टमेंट के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा। अल्पना जी मुझसे जी देखिए, मैं बता दूं आपसे कि बीजेपी ने हमेशा पीठ थपथपाने का काम किया है और कुछ भाग्य कह लीजिए, कुछ आस्था का जो इन्होंने सैलाब चलाया, जो आस्था के नाम पे, जो धर्म के नाम पे इन्होंने राजनीति की है, उस राजनीति का इन्हें फायदा मिला है। इन्होंने कोई ऐसा महिलाओं के विकास के लिए इतना बड़ा काम नहीं किया। आज भी इनके महिला आयोग के आप खुद आंकड़े उठा लीजिए, जो पिछले 5 साल से ये सत्ता में हैं, और इनके आंकड़े बता रहे कि महिलाओं के प्रतिदिन कितने केस महिला आयोग में जाते हैं। क्या महिला आयोग बनने से इन्होंने सारे केस खत्म कर दिए? क्या भाजपा की सरकार में सारे महिलाओं के ऊपर अपराध खत्म हो गए? क्या आज थाने में कोई FIR नहीं होती, कोई महिला प्रताड़ित नहीं की जाती? आज भी थाने इस बात के गवाह हैं कि आए दिन महिलाएं थाने में जा रही हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, उनके साथ घरेलू हिंसा हो रही और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी महिलाएं सड़कों पे घसीटी जा रही हैं। जब हमारी महिला अभ्यर्थी अपनी मांग करने के लिए सड़कों पे धरना देती है तो उनको घसीटा जाता है, पीटा जाता है। और हम सब जानते हैं कि विश्व विकास के सूचकांक पे आज हमारा देश कहां पहुंच गया। GDP हमारी 4% से भी नीचे आ गई है, तो ये तो भाजपा का विकास है। इन्होंने महिलाओं के साथ आस्था के नाम पे खिलवाड़ किया है। हमारी महिलाएं जो भोली वाली है, जिन्हें समझ में बहुत सी बातें नहीं आती हैं, उन्होंने भले ही भावावेश में आके इन्हें वोट दे दिया हो, लेकिन हकीकत यह है कि जो प्रोग्रेसिव महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो समाज में आगे बढ़कर काम करना चाहती, उन महिलाओं का वोट इनको नहीं गया है। गांव की वो महिलाएं जो रसोई के नाम पे, जिन्होंने कहा कि सिलेंडर दे दिया, और ये जो बात हम लोग सब जानते, घरों पे लोग सिलेंडर पे बैठे पाए गए थे। जब हम लोग गांव में प्रचार के लिए जाते थे, गांव में छोड़ दीजिए शहरों में, जब हम प्रचार के लिए जाते तो सिलेंडर कोने में रखे थे, शौचालयों में भूसा भरा हुआ था और उन शौचालयों का कहीं कोई प्रयोग नहीं होता था। तो भाजपा ने तो सदैव खिलवाड़ करने का काम किया है, कभी धर्म के नाम पे, कभी आस्था के नाम पे और कभी मंदिर के नाम पे। तो हमारी जो भटकी हुई महिलाएं थी, भले उन्होंने इस बार उन्हें वोट किया हो, लेकिन वो वक्त आएगा जब महिलाओं को यह समझ में आएगा कि पूर्व के विपक्ष ने ही वो कार्य किए जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए थे। मेट्रो चलाने का काम हो, मेट्रो बनाने का काम हो, जिसपे महिलाएं आज आराम से मूव कर सकती है, या जो है मैंने पहले भी जिक्र किया 10-90 हो या कोई भी हो, महिलाओं ने हमेशा पूर्व मुझे ये बताइए, आपने देखिए सत्ता पक्ष की जो कमियां थी वो तो गिना दी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर इतनी कमियां थी तो भी वोट, अच्छा खासा वोट बैंक उधर ट्रांसफर कैसे हो गया? मैंने कहा और आप तक कैसे नहीं आ पाया? और इस चर्चा में, माफ करिएगा, इस चर्चा में मनोज पांडे राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा ना कि भाजपा कैसे वोट घसीटने हैं, आस्था से कैसे खेलना है। हमारी महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, बहुत सरल स्वभाव की हैं। तो जो एक मंदिर का उन्होंने छेड़ा था कि राम हम लाएंगे, मंदिर हम बनाएंगे, इस तरीके की चीजों ने महिलाओं को शायद अपने विकास की बजाय उन चीजों की तरफ, चूंकि वो आस्थावान होती, शायद थोड़ा सा भ्रमित किया है। तो लेकिन आने वाले समय तो नहीं दिया।
विकास का मॉडल तो आपने भी नहीं दिया। हमने क्यों नहीं दिया, हमने बराबर बात करी कि हम महिलाओं को रोजगार में हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे, हम शैक्षिक संस्थानों में महिलाओं को आगे ले जाएंगे, आंगनबाड़ी में जितनी महिलाएं आई ये भाजपा की देन नहीं है। ये जो महिलाएं आज जब सपा की सरकार थी सबसे ज्यादा स्पेशल बीटीसी स्पेशल बीएड की भर्तियां की गई और महिलाओं को सबसे ज्यादा उसमें भागीदारी मिली है। हमारी सरकार ने महिलाओं को जो नौकरियां दी हैं, युवाओं को जो नौकरियां दी हैं और जिस तरह से उनके लिए काम किया है, निश्चित तौर पे भाजपा ने सिर्फ फीते काटने का काम किया। एक मिनट में, बीएड को नौकरियां तो आपने दी ही नहीं मैम, कहाँ हैं आप? 2012 से लेकर 2017 तक तो बीएड की नौकरी नहीं आई। नहीं क्यों मैडम, 16 में आपने शिक्षा मित्रों को, अरे 1,37,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित किया था, उसके बाद जो बवाला मचा था वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, दो क्रमागत भर्तियों में उसको बांटा गया था, 69,000 में फिर बीएड को मौका मिला। नहीं, उसके पहले हम लोगों ने दिया। बीपीएड वाले बच्चे हमारे अनुदेशक बने हैं, बीपीएड वाले बच्चों को हमने जॉब दिया, बीपीएड वाले पहले भी बच्चों को हमने जॉब दिया। 3233 बीपीएड वाले अनुदेशक अभी भी हैं जो राह तलाश रहे हैं। हाँ, अभी तो भी ऐसे हैं। ये भाजपा की सरकार नहीं कर पाई, ये भाजपा की सरकार नहीं कर पाई। आपकी ही सरकार में निकली थी वो, 2015 की बात है, और जाते जाते आपने उनको लॉलीपॉप दिया था और आज वो भटक रहे हैं भर्ती के लिए। नहीं, वो हमारा लॉलीपॉप नहीं था, हमने तो बराबर काम किया, कहीं कोर्ट हमारे आड़े आ गई जिसलिए हम लोग आगे का काम नहीं कर पाए। लेकिन ये जिम्मेदारी थी आगे आने वाली सरकारों की, उन सरकारों ने तो कहा कोई पिछले, अगर कोई भी सरकार ने कोई काम राजनीतिक पार्टियां अगर इतने ही भाव को देखती हैं और वैकेंसीज को देखती तो क्या पिछली जो पुरानी भर्तियां रुकी रहती हैं वो आगे प्रोसीड होती हैं? फिलहाल मनोज जी आ चुके हैं। मनोज जी, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाहती हूँ। देखिए, योजनाओं का लालच आप देंगे और उस पर अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है कि एक बार दो बार आप जीत हासिल कर ले, लेकिन कभी ना कभी तो चक्षु खोलेंगे, कभी ना कभी तो महिलाओं को ज्ञान होगा कि उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कौन सी सरकार काम कर रही है। आपको लग रहा है कि जो बीजेपी महिलाओं की आधी आबादी को लेकर, कोर वोट बैंक लेकर जो जीत हासिल की है, अगर आप योजनाओं को ऐसे ही प्लॉट करते रहेंगे तो आगे आने वाले चुनाव में भी आप ऐसी जीत हासिल करेंगे? देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट कर लीजिए कि अब ये आपका लोकतंत्र 1950 के बाद 72 साल पुराना हो गया और इन 72 सालों में हमेशा अब कभी जातिगत आधार पर, कभी धर्म के आधार पर वोट बढ़ते रहे। हाँ। ये चुनाव भी जाति, धर्म और उससे परे नहीं रहा। दूसरी बात है कि अब वोटों को लेना है, वोटों का समीकरण बनाना है, तो उसमें वोट समीकरण बनाने के लिए महिलाएं भी एक वोट समीकरण के रूप में आ गई। रही बात कल की, तो राजनीति में कल की बात तो अब कोई सोच नहीं रहा है, हर आदमी सोच रहा है कि राजनीति में पहले आज की बात हो जाए। तो अब तक दलित, ओबीसी, पिछड़े, अगड़े और रिजर्वेशन तमाम चीज़ें थी। अब धीरे धीरे राजनीति, जैसे जैसे लोकतंत्र आगे बढ़ेगा, देखिए मुद्दे तो ख़त्म नहीं होते हैं और राजनीति का स्वरूप बदलना ही पड़ता है। कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी मंडल कमंडल के नाम पर, कभी देश में विकास के नाम पर, देश को आगे बढ़ाने के नाम पर। तो ये तो एक राजनीतिक प्रक्रिया है और इसमें महिलाओं के मत भी उसी आधार पर लिए जा रहे हैं। महिलाएं भी मत के रूप में देखी जा रही है हर राजनीतिक दल द्वारा। ऐसा नहीं है हर राजनीतिक दल द्वारा भाई उनके उत्थान के लिए काम नहीं कर रहा है कोई। देखिए, अब इस देश में उत्थान की बात तो उसी में समाहित है। हाँ। अब उत्थान की बात कोई अलग से इस तरीके की पॉलिसी किसी भी राजनीतिक दल में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है। सरकारों का कार्यकाल 5 साल का है। 5 सालों में ब्यूरोक्रेसी से लड़ते झगड़ते, देखिए इस देश में जो सबसे बड़ी विडंबना है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता किसी भी सरकार का, वो है ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी हर चीज में आड़े आ जाती है। और दूसरा, बहुत सारी चीजें कोर्ट्स में जाकर के अब इसी ब्यूरोक्रेसी कारण फंस जाती है। तो सरकारें अगर प्लान बनाए, भाई सरकार आने के बाद 1-2 साल तो लग जाता है प्लान को बनाने में, पॉलिसी को तय करने में। 1-2 साल के बाद शुरू होता है ब्यूरोक्रेसी के अड़ंगे के बाद, तो धीरे धीरे वो कोर्ट्स में चले जाते हैं चीज़ें। तो अब राजनीतिक दलों को भी लगने लगा है कि अब काम करने की जगह लोक लुभावने वादे दो। देखिए, मुफ्त की चीज़ें बांटने का एक ट्रेंड आ गया जो साउथ इंडिया से चला, दिल्ली होते हुए नॉर्थ इंडिया और उत्तर प्रदेश में भी आ गया है। किसी ने कहा हम किसान को मुफ्त बिजली देंगे, किसी ने कहा हम किसान का कर्जा माफ़ कर देंगे, किसी ने कहा हम बिजली मुफ्त देंगे। तो अब मुफ्त की चीज़ें हैं तो भैया महिलाओं को लुभाने के लिए फिर मुफ्त की चीज़ आ गई कि हम गैस का सिलेंडर भी देंगे, हम स्कूटी भी देंगे पढ़ने वाली छात्राओं को। तो ये अब एक राजनीतिक ट्रेंड बनता जा रहा है। हम कन्या सुमंगला योजना को 25,000 भी देंगे। वो कई चीजें हैं। तो अब ये जो चीजें हैं, हम अपलिफ्टमेंट की बात नहीं सोच रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा और उनका स्वास्थ्य कैसे बेहतर किया जाए, इस पर कम जोर है। शायद हर राजनीतिक दल का अब राजनीतिक जोर इस बात पर है कि हर वर्ग का वोट कैसे अपने पक्ष में किया जाए। बिल्कुल सही बात, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। आरिफ जी, बात सही है। देखिए, आप
एक बार जा सकते हैं, एक बार आप ये कह दीजिए कि योजनाओं के प्रति आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन बात ये भी सही है कि राजनीति में आप कल की बात करते नहीं, आज की बात अगर आप करें तो फिलहाल आपने महिलाओं का भरोसा नहीं जीत पाए हैं। वजह आप जो भी अपने आप को कहते हो कि ईवीएम की और गड़बड़ी की, इस पे फिलहाल कोई रिपोर्ट आई नहीं है, आएगी तो हम देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल महिलाओं के भरोसे की जीतने की बात भी तो आपके एक पिलर खड़ा है कि उसको कैसे जीत पाएंगे। जो बैकग्राउंड में जो बातें हुई हैं पिछले राजनीतिक करियर में, उसको कैसे हटा पाएंगे, उसको डिलीट कैसे कर पाएंगे आप? मैडम देखिए, राजनीति में होता क्या है, राजनीति में कोई अलग से कोई चीज़ तो है नहीं कि हम किसी का विश्वास जीत लें। आप ये देखिए कि माननीय जयंत चौधरी जी ने सबसे पहले मैनिफेस्टो अपना उन्होंने उत्तर प्रदेश में जारी किया। सर बीजेपी ने तो जीता ना। एक मिनट सुनिए, अब वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले अगर किसी महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए कोर्ट को लेकर के आए तो माननीय जयंत चौधरी जी आए। उन्होंने क्या कहा कि हम नौकरियों में महिलाओं को हम 50% हम महिलाओं को नौकरी हम देंगे। आवाज़ उठाई उन्होंने, संघर्ष भी किया, कहीं हम पीछे नहीं रहे। महिलाओं का जहाँ जहाँ उत्पीड़न रहा है हर जगह राष्ट्रीय लोकदल और माननीय हमारे नेता जयंत चौधरी जी खड़े रहे। महिलाओं के लिए हम लोग कभी पीछे नहीं रहे। अब सवाल ये होता है कि अगर इन्होंने जीता है तो सवाल फिर वहीं पर खड़ा होता है कि अगर इन्होंने गैस सिलेंडर महिलाओं को दिया तो आप ये बताइए, अभी आपने ही एक सवाल इनसे पूछा कि वो सिलेंडर आपने दोबारा नहीं दिया, इतना महंगाई आ गई, वो कहाँ से खरीद पावे, तो इन्होंने गोलमोल जवाब दे दिया। भाजपा की प्रवक्ता हमारी बहन जो बैठी हुई है, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपने कहा इनकी सुरक्षा की बात, वो भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और ना तो महिलाओं की सुरक्षा में कहीं आगे रहे, ना महिलाओं की नौकरी में कहीं आगे रहे, ना महिलाओं को जो भी लाभ ये देना चाह रहे थे इन्होंने एक बार दे दिया। शौचालय की जो है आप बता रही हैं कि दिल्ली के लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, बड़ा अच्छा रहा उनका भाषण, हम लोगों ने भी सराहा सुना। मगर उसके बाद जब धरातल पर आप चले जाइए आप, अच्छा शौचालय कहीं छुपा नहीं है, हर गरीबों के घर के दरवाजे पे ही सबसे सामने आपने बना दिया उसको। हर आम आदमी भी आता जाता उसकी सारी चीज़ें देख रहा है कि किस पोजीशन में है, क्या है, महिलाएं जा भी सकती हैं कि नहीं जा सकती हैं। शौचालय आपने 4x4 का बना दिया और दरवाज़ा उसमें नहीं है साहब, पानी उसमें नहीं है, कुछ नहीं है। आप ये धरातल पर निकल करके देखें तो ये कहीं ऐसा नहीं है कि इन्होंने महिलाओं को कुछ हम लोगों से या और लोगों से बहुत ज़्यादा दे दिया हो। ठीक है, आज ये बहुमत में आ गए, कहीं आगे। मैंने आपसे कहा ना कि एक सवाल ये अपने 275 सीट के पीछे बहुत बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर गूंज रहा है, जो आने वाले दिनों में वो हम लोग 2024 में फिर लेकर के निकलेंगे उसी मुद्दे को, और वो चीज़ फिर धरातल पर आएगी, आप देखिएगा। और इन लोगों को हम लोग फिर घेरेंगे कि आप जो है कह रहे थे कि महिलाओं को हमने दिया, नौजवानों को दिया। मैंने आपसे कहा ना, नौजवान आज भी देखिए धरने पर बैठा है, नौजवान आज भी अपने नौकरी की मांग लेकर के आ रहा है। ये क्या इन नौजवानों ने इनको वोट दिया? क्या इन नौजवानों के माँ बाप ने इनको वोट दिया? ठीक है, जो ये महिलाओं की बात कर रहे हैं कि हमने महिलाओं को बहुत ज्यादा दे दिया। बेरोजगारी का आलम देखिए अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, उसमें महिलाएं भी शामिल है। बीएड बीटीसी की बात करें तो वो शिक्षा विभाग को तो आपके अधिकारियों ने ऐसा तोड़ मरोड़ दिया है कि अगर आप उसकी फाइलें उठा के बैठेंगे उसको इन्वेस्टिगेट करने तो मुझे लगता है 10 साल लग जाएंगे मंत्री साहब को भी वो फाइलें इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हालांकि आपके शिक्षा मंत्री साहब की अगर बात कर लें तो उन्होंने भी अपने भाई की जो नौकरी लगवाई वो ईडब्ल्यूएस के द्वारा ही लगवाई थी, उस पर क्या रिएक्शंस आए वो आप सबने देखा। उत्थान की अगर बात कर लेते हैं अल्पना जी, तो आपने महिलाओं के लिए उत्थान के लिए क्या काम किया? उत्तर प्रदेश की महिलाओं का कितना उत्थान हुआ है, कितने % आगे बढ़ी है? अमृता जी से आपसे मुझसे या अमृता जी से? नहीं, अमृता जी से मेरा सवाल है। अच्छा, आप अल्पना जी बोल रहे थे तो नहीं, अमृता जी से सवाल है मेरा। महिलाओं के उत्थान के लिए आप मुझे बताइए कि आप महिलाओं का उत्थान किस तरह से मानती हैं? क्या आप महिलाओं को सुरक्षा मिलना, महिलाओं को शिक्षा मिलना, उन सबको उसका उत्थान नहीं मानती हैं? क्या आप उनको अगर फास्ट ट्रैक खोले गए, जो वो परेशान होती थी जाके वहाँ पे जब वो थाने में जाती थी, वहाँ पे जितने वो पुलिस कर्मचारी बैठे थे उनसे अभद्र भाषा में प्रश्न पूछा करते थे, उनसे बचाने के लिए वहाँ पे हमने महिलाएं तैनात की गई, उसको महिला का उत्थान नहीं मानती हैं आप किस तरह का उत्थान चाहती हैं ये बताइए आप मुझे। वन स्टॉप सेंटर बनाए गए महिलाओं के लिए, महिलाओं को जो प्राइवेट में कहीं जॉब का काम करें तो उनका दायित्व बनेगा कि वो महिलाओं को उनके घर तक पहुंचाएंगे, उसको आप उत्थान नहीं मानती हैं। हर एक पहले कितने हुआ करते थे आप ये बताइए, मेडिकल राजनीतिक दबाव के कारण जो महिलाओं से अन्याय होता था वो भी उत्थान मान लें अमृता जी?
आपके ही विधायक सेंगर साहब चिन्मयानंद को भी उत्थान मान ले अमृता जी? हाथरस और उन्नाव में जो केस हुआ उसको भी उत्थान मान ले अमृता जी? 6 महीने से जो टंकी के ऊपर चिका पाल बैठी है उसको भी उत्थान मान ले? अपलिफ्टमेंट में क्या आप बात करिए, शिक्षा की व्यवस्था जाके देखिए गवर्नमेंट स्कूल की हालत क्या है, उसको भी उत्थान मान ले? गवर्नमेंट स्कूलों का स्तर पहले से बहुत ऊंचा कर दिया गया है। आज जो पहले प्राइवेट स्कूलों में 50,000 अमृता जी, 50,000 अभी भी ऐसे गवर्नमेंट स्कूल है जिसकी हालत बदतर है। ये रिपोर्ट है एनसीआरबी की रिपोर्ट, आज तक आप उसको दूसरे बात कर रही हैं आप। 1 महीने पहले अमृता जी, 1 महीने पहले रिपोर्ट आई है जहां बेरोजगारी के आलम में आपका उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे था, वो उत्तर प्रदेश आपका, और किसी से नहीं है। आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्या हाल था। अगर हमारा 100 में से 60% हमारा काम हो चुका है तो बाकी का 40 भी हम ही करेंगे। इसी पे लोग कैसे करेंगे? अनाज आप गैस सिलेंडर दे के अपलिफ्टमेंट करेंगी गांव के औरतों की? आप कह रही हैं कि धुएं से लोग बीमार पड़ते थे, उनको दमा की प्रॉब्लम हो जाती थी, अब क्या नहीं होती है? 2 महीने में आप बताइए ना, 2 महीने का गैस, अगर एक गैस सिलेंडर कितने महीने चलता है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 महीने ही चला हो। शुरू में सबको खूब मिले थे सिलेंडर और सबको बहुत सुविधा हुई। कितने मिले थे? खूब कितने? एक घर में आपने कितने? अरे अमृता जी, एक मिनट अमृता जी, अपने स्टेटमेंट को आप देख रही हैं क्या? अमृता जी सुनिए, मेरा क्वेश्चन सुनिए, प्रश्न तो सुनिए। आप अपने स्टेटमेंट को जो बोल रही हैं वो सुन रही हैं। आपने कहा खूब मिले थे, एक घर में क्या आपने 10 सिलेंडर दे दिए थे क्या? जो पात्र थे, जो कितने सिलेंडर दिए थे आपने? एक घर में कितने सिलेंडर पहुंचे थे? वंचित के लिए एक सिलेंडर में सबको मिले थे। ठीक है, फिलहाल मुझे मालूम है आप आंसर नहीं देंगी। अल्पना जी, मैं बात करना चाहती हूँ। देखिए, बहुत अहम है क्या बोला जा रहा है और क्या आप बोल रहे हैं उसको भी सुनना जरूरी है। बहुत सिलेंडर दे दिए थे, इसका क्या मतलब है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि बीजेपी की सरकार ने जिस देश में जो ये चीज़ लेके आ गई है, निश्चित तौर पे पूरी तरफ देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। अगर इन्होंने गैस सिलेंडर देने के बजाय किसी गांव में एक कारखाना लगाया होता और उन्होंने कहा होता यहाँ हमारे इस गांव की महिलाएं काम करेंगी, उन्हें हम सिलाई सिखाएंगे या उन्हें हम कोई भी रोजगार देंगे या हमारे वो युवा वहाँ काम करेंगे, तो शायद वो विकास होता। आज दहेज के लिए जो जितनी पढ़ी लिखी महिला है उसके साथ उतना ज़्यादा दहेज मांगा जाता है। कितने दहेज के केसेस इन लोगों ने रुकवा लिए। आयोग में हम लोग भी जाते हैं, तमाम केस आते हैं, हम लोग देखते हैं, आए दिन लग रहा है। डॉक्टर की बोली अलग लगती है, इंजीनियर की बोली अलग लगती है और गरीब घर के लोगों की बोली अलग लगती है। क्या इन्होंने विकास कर लिया? दहेज को रोक दिया? आज हत्याएं हो रही लड़कियों की, मार दी जाती हैं लड़कियां। और स्वास्थ्य के मामले में जब सपा की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह जी ने 1 रुपए का सरकारी पर्चा किया था, ये सारा देश जानता है। उस 1 रुपए के पर्चे को आपने 50 रुपए कर दिया। आज सबसे ज्यादा कुपोषण की शिकार हमारी महिलाओं बच्चियां हैं। जब हो जाती तो महंगी से महंगी दवाई आज की तारीख में भी हम लोग उसके चश्मदीद गवाएं बाहर से लिख दी जाती हैं। तो क्या इन्होंने इसका विकास कर लिया? क्या कोई ऐसा फार्मूला बीजेपी की सरकार ने बनाया? हमारी महिला साथी ये बना दे क्या कि महिलाओं के लिए वो कह देते कि महिलाओं का पर्चा 1 रुपए का रहेगा, बच्चियों का पर्चा 1 रुपए का, चलो हम मान लेते हैं, पुरुषों का चलिए आप 50 रख लेते, यही विकास होता। तो विकास के नाम पर इन्होंने कौशल प्रशिक्षण बना के, आप यकीन नहीं मानेंगे, बाराबंकी में हम लोग चुनाव के लिए प्रचार में गए थे, वहां पे कुछ बच्चे जो बीएड किए हुए थे, बीए किए हुए थे, वो लोग बैठे थे और वो चाय की दुकान पे थे। हम लोग ऐसे ही चाय पीने लगे और बात किया कि भैया पकौड़ा खिलाओ, तो उन्होंने कहा मैडम हम लोग को मोदी जी ने पकौड़े ही तलने लायक बना रखा। और वो बच्चे ग्रेजुएट नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट थे और उनके पास कहीं कोई रोजगार नहीं था, उनके गांव में कहीं कोई रोजगार नहीं था और वो लिटरली वो पकौड़ा ही तल रहे थे और चाय बेच रहे थे। वादा तो किया जा रहा है कि सरकारी नौकरी में दुगना ये वैकेंसी देंगे, भर्तियां देंगे। देखिए, ये इनका वादा किया जा रहा है, इनका वादा रहेगा। इन्होंने हमेशा आस्था के नाम पे खिलवाड़ किया है। हमारी महिलाएं भोली होती है और वो भोली भाली महिलाएं आस्था के नाम पर इस बार बह गई हैं। निश्चित तौर पे हम तब जानेंगे कि बीजेपी ने कोई सशक्त काम किया जब हर गांव में एक कारखाना खुला हो और उसमें लिए हो कि महिलाएं काम करेंगी। अमृता जी, तब मुझे लगेगा कि विकास हुआ और दहेज के केसेस इस हिंदुस्तान से, इस उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाएंगे, तब मैं मानूंगी। और बलात्कार जैसी चीज, आज छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है, नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। कोई ऐसा सेंटर ये बनाए जहां पे कुत्सित मानसिकता के लोगों को ये सिखाया जाए, बताया जाए कि ये गलत चीजें हैं, हमें महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। ये काम अगर ये सरकार कर देगी तो हम समझ जाएंगे कि जो आबादी का वोट इन्होंने लिया है इन्होंने कुछ महिलाओं के लिए किया। ठीक है प्रियंका जी,
देखिए, बहुत बड़ा सवाल आपके भी सामने है। जब प्रियंका गांधी वाड्रा जब उतरी, उनको दायित्व दिया गया उत्तर प्रदेश में, कहा गया, एक छवि कही गई कि इंदिरा गांधी की एक मॉडल यहाँ पर आई हुई है, उनकी छवि उसमें दिखती है, लेकिन फिर भी उस छवि को महिलाओं ने स्वीकार क्यों नहीं किया? जबकि कहा जाता है कि एक अगर महिला खड़ी होती है राजनीति में और वो बुलंदी से आवाज उठाती है तो उसके पीछे एक पूरी भीड़, एक पूरी मॉब इकट्ठा हो जाती है। मैराथन में वो भीड़ दिखी, साथ ही आपके जो चुनावी जनसभाएं हुई उसमें भीड़ दिखी, लेकिन उसके बाद भी वोट में वो तब्दील नहीं हो पाई, वो भरोसा आप नहीं जीता पाई। क्या ऐसी वजह रही? देखिए, अगर महिलाओं की बात की जाए तो मैं ये कहूंगी कि महिलाओं ने जरूर उनको अपना जो है रोल मॉडल माना है। जिस तरह से आप खुद कह रही हैं कि जनसभाओं में जो भीड़ एकत्रित हुई और उनकी बात को जो मैसेज था, मे भी हो सकता है कि वो घर घर नहीं पहुंच पाया, पर हम उस जो त्रुटि रह गई है उसको पूरा करने में आत्म जो चिंतन होता है उसको पूरा करेंगे। लेकिन रही बात भारतीय जनता पार्टी की, अगर ये दावा करते हैं कि महिलाओं ने इनको वोट दिया तो वो किस हद तक सही है, ये बात अभी नहीं कही जा सकती। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ के प्रोपेगेंडे को फैलाती है, वो भी लोगों तक अच्छा, ये जो है क्यों आप ये हकीकत जो आप पहुंचने सवाल में कर समय रही लगता हैं, है। और जब प्रियंका जी, हकीकत जो आप लोगों सवाल तक कर रही पहुंच हैं जाएगी कि किस हद तक महिलाओं ने वोट दिया होगा बीजेपी को, ये कहा नहीं जा सकता, ये इसका आधार क्या है? जी, इसका आधार मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जिस तरह से महिलाओं को इन्होंने जो अत्याचार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से महिलाओं के हक की बात नहीं की जा रही, ना उनकी नौकरियों की बात की जा रही है। आप देखिए किस तरह से जब महिलाएं अपने हक मांगने के लिए जो आशा बहुएं हैं वो आई तो उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए, और एक रेप पीड़िता जिसको आधी रात में जला दिया गया। क्या महिलाएं इतनी असंवेदनशील नहीं हो चुकी हैं इस उत्तर प्रदेश की? उनके अंदर अभी भी अपने अधिकारों के लिए जो अवेयरनेस है वो है, और महिलाएं पूरी तरह से चाहती हैं कि उन्हें रोजगार मिले, और इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगी आत्मविश्वास अमृता जी, अमृता जी दे पाएंगी इसका रिएक्शन? अमृता जी, इसका रिएक्शन मुझे लगता है आपको देना चाहिए। ये जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये सिर्फ मन की बात करते हैं, ये सिर्फ मन की बात करते हैं, और ये सिर्फ इनके इतने दोहरे मापदंड है कि जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है वो धरातल पर अगर देखा जाए तो इनकी स्कीमों का कोई उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। ये राजस्थान के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर ये सिलेंडर की बात करते हैं तो मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, सिलेंडर बनाने में राजस्थान को कहाँ लेते हैं आप? उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। महंगा हो चुका है। अभी वो प्रसपा की बहन जी बोल रही है कि भोली है, महिलाएं भोली है हमारी, पर उन्हें बेवकूफ ना समझे। वो अच्छी तरह से जानती है कि वही तो काम किया आपने, दो गैस सिलेंडर देके, दो गैस सिलेंडर देके वही तो काम किया। दो गैस सिलेंडर कहाँ दिया है? इनसे पूछे 2 सिलेंडर कहाँ दिया? एक परिवार को 1 सिलेंडर इन्होंने दिया। वापस क्यों नहीं आए? 400 का आंकड़ा लेके चले थे, क्यों नहीं आए? 125 पे क्यों अटक गए? और आस्था के बारे में बात करते हैं। आस्था का कौन सा खेल? जिन्ना को कौन लेके आया था बीच में? ये अपनी बातों को वो करेंगे। जब किसी और प्रदेश में चुनाव होते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, उत्तर प्रदेश में हुआ तो ईवीएम के सिर पर ठीकरा फोड़ दो। लेकिन बनारस में तो गाड़ी पकड़ी गई थी ना, आपने फिर क्यों सस्पेंड किया? बदला क्यों गया? अधिकारी को बदला भी तो आपने, फिर क्यों ऐसा हुआ? वो तो तस्वीरें सामने आई थी ना लोगों के लिए। हाँ, वो भी सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए। मतलब वो झूठ नहीं, ये लोग मतलब आप विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो आप उस पर एक्शन लेती हैं, इसका मतलब? अमृता जी, सॉरी, मतलब अगर विपक्ष कोई सवाल उठाएगा तो आप अपने अधिकारी को बदल देंगी सिर्फ इन लोगों के कहने पर ही? नहीं, बदल देने की बात नहीं है। हाँ। विपक्ष बराबर अपनी हार को छुपाने के लिए बार बार कुछ। अच्छा, वो तो तस्वीरें सामने है ना जी। अरे अमृता जी, यही ड्रामा शुरू कर दिया था। एक चीज बताइए, वो तो तस्वीरें सामने, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, एनसीआरबी की रिपोर्ट जो कहती है वो कब आप उसको गलत साबित कर पाएंगे कि नहीं अब ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं होता है? बेरोजगारी का आलम, या पिछले 6 महीने में, मैं आपको तस्वीरें बता रही हूँ, 6 महीने में इको गार्डन से लेकर विधानसभा से लेकर एससीईआरटी हजरतगंज निषादगंज में, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो बीटीसी हो, चाहे 1894 की बात हो, चाहे वो टीजीटी की बात हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, आशा बहुओं की बात हो, जब पूरे 3 घंटे चक्का जाम कर दिया था और आपके अधिकारियों को मशक्कतें उठानी पड़ी थी उनको रोड से उठाने के लिए, क्योंकि जेपी नड्डा साहब का काफिला वहां से गुजरना था, तो वो परेशानी थी, वो परेशानियां आप कैसे दूर कर पाएंगी? 24 का भी तो चुनाव है आपके सामने, कि योजनाओं के भरोसे ही आप जीत हासिल कर पाएंगे। श्रुति जी, आप मेरी बात भी सुन लीजिए।
जब हम उत्तर प्रदेश में सत्ता में आए, उससे पहले का हाल इतना बुरा था। और आपको भी पता है कि 2 साल हम लोग पैंडेमिक को झेला, 3 साल हमारी सरकार काम कर पाई, 2 साल पैंडेमिक को झेल के इतनी इस तरह से काम करा, उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री की तारीफ है। और रही बात आप जो ये आंकड़ों के लिए कह रहे हो, तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आपको चेंज नजर आना शुरू हो जाएगा। और 5 साल तक तो ये सारी बहनें सब, आज तो ये चुपचाप, ये हमारा साइलेंट वोटर था, अगली बार ये सारी बहनें सामने खड़ी होकर वोट करेंगी और इन लोगों को खदेड़ देंगी बाहर। चलिए ठीक है आरएस जी, मैं आपके पास आती हूँ। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लाइव डिस्कशन में, लाइव डिबेट में इन्होंने दिया है, सिर्फ मैं आपको 10 मिनट देती हूँ, 10 सेकंड ऐसा 20 सेकंड आपके पास अपने आंसर को कंप्लीट करने के लिए। देखिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, अगर आप ये कहते हैं कि एक वोट बैंक अब वुमेन फैक्टर हो गई है, तो ये मिथ है। ये मिथ को लोगों को, मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये मिथ स्वीकार करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। आपको जब तक आप सोसाइटी के उत्थान के लिए नहीं काम करेंगे, महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं काम करेंगे, तो महिलाएं भी अब एक्टिव हो रही हैं, वो भी शिक्षित हो रही हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि कौन उनके हित के लिए है, कौन उनके अहित के लिए है। मैडम देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन बराबर लड़ता रहा शुरू से आखिर तक। आप किसी भी चैनल ने इसको नहीं दिखाया। जयंत चौधरी जी ने लाठी खाई, वो किसके लिए खाई? इन्हीं महिलाओं के लिए खाई। और उत्पीड़न किसने किया, किसने कराया? इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया था। आप ये बताइए, इन्होंने कह रही है कि मैंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कर दिया। ये उत्थान माना जाए कि आपने 12 बजे रात में जाकर के 2 बजे रात में आपने केरोसिन छिड़क करके आग लगा दिया उसके शो में? ये मानवता थी इनकी? ये उत्थान उन्होंने किया है? आप इनसे ये पूछिए कि ये उत्थान जिस तरीके से महिलाओं की बात करती हैं, ये महिलाओं की इन्होंने अभी तक दिया क्या है? 5 साल की पिछली सरकार में कोई काम इन्होंने महिलाओं के लिए नहीं किया है। ना नौजवानों के लिए किया, ना बेरोजगारों के लिए किया, ना ही किसानों के लिए किया। ये कहां से कैसे आ गए सत्ता में? 275 का ये आंकड़ा लेकर के कहां से आ गए, ये आज भी सवाल नहीं हजम हो रहा है लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि महिलाओं को अगर आप अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे तो ये मिथ भी टूटना चाहिए। सिर्फ काम कागज पे नहीं होना चाहिए, धरातल पर भी होना चाहिए। आप उत्थान के लिए काम करिए, महिला की सुरक्षा के लिए काम करिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करिए, तो ही हो सकता है कि आने वाले चुनाव में या आने वाले दिनों में आपके तरफ भी वुमेन फैक्टर काम कमाल कर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार।